नमस्कार सभी को। काफी दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए और मैंने सोचा तो वैसे क्यों ही बनाए, कोई देखता वक्ता तो है नहीं। पर जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक मूवी देखी, इसका नाम कंतारा है। और वो मूवी देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं इस वीडियो को क्यों ना बनाऊं। यूं कहें तो कांतारा बस कोई एक सिनेमा नहीं है या कोई एक पिक्चर नहीं है। कंतारा अपने आप में एक पूर्ण दर्शन है। कंतारा इज अ कंप्लीट फिलॉसफी इट इन ओन। और मैं आज ये बातें आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि खुद ऋषभ शेट्टी ने भी ये ना सोचा हो लिखते वक्त, क्योंकि कुछ चीजें जो नेचुरल होती है ना, वो जरूरी नहीं कि वो हमें जानबूझ के पता हो। वो कुछ नेचुरली हो ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ सेब से गिरा, वो नेचुरल है, वहां पे ग्रेविटी है। तब न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिया। न्यूटन गिव द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया इस वजह से सेब गिर रहा है। नहीं, सेब गिर रहा था, वो नेचुरली था। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी दैवी ताकतें आई हो या कुछ ऐसे नेचुरली स्टेट ऑफ माइंड में ऋषभ शेट्टी जी रहे हो, तो ये कहानी उन्होंने लिख दिया। बस हो सकता है कि उन्होंने सोचा भी हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने ना सोचा होगा, पर हो सकता है कि ना भी सोचा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कांतारा अपने आप में एक दर्शन क्यों है। और उससे पहले आज मैं किन किन सवालों का जवाब देने वाला हूं कि हुई बेसिकली कंतारा पिक्चर किस चीज के बारे में है। क्या कंतारा बस वो डेमीगॉड्स की कहानी है? बिल्कुल नहीं। द होल सोल कंसेप्ट ऑफ कंतारा, कंतारा का जो मुख्य उद्देश्य है कि हु इज ओनर ऑफ द लैंड, जमीन का मालिक कौन है। और ये पूरी फिल्म इसी के अराउंड घूमती है। बहुत से डेमीगॉड्स दिखाया है और कल्चरल चीजें दिखाया है, लोकेलिटी दिखाया है, दैट इज जिसके ऊपर कहानी बनी है। बट द होल सोल कंसेप्ट इज हु इज द ओनर ऑफ द लैंड। And one of the beautiful things they have showed in this movies at subtle level, शायद इसको डायरेक्ट नहीं बताया गया, सीधे रूप से नहीं बताया गया है, एक पुत्र और पिता का संबंध कितना खूबसूरत है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। उस मूवी में ऐसे दिखाया गया है कि जैसे मूवी में पिरो के रखा है उस चीज को। एंड sacrifice of the people who are protecting us। एक एक चीज मैं कहानी के द्वारा आपको आगे दिखाने वाला हूं। एंड इंडियन का जो कोला डांस था, उसका क्या मतलब है, और ये लास्ट में शिवा जो गायब हो जाता है उसका क्या मतलब है, कैसे गायब होने का बेसिकली मतलब क्या है। और आखिरी में जो वो दिखाया गया है कि उसका दोस्त जो बहुत पिटता रहता है पूरे पिक्चर में, उसको मुस्कुराते हुए दिखाया गया। जब वो छोटा सा बच्चा पूछता है कि क्या वो दोनों गायब हो गए, तो वो मुस्कुराता है, कोई जवाब नहीं देता है। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज आपको। तो शुरुआत करते हैं पहले से कि हु इज ओनर ऑफ द लैंड। एक कहानी की शुरुआत में दिखाई जाती है 19वीं 18वीं शताब्दी की ये कहानी है उसमें कि एक राजा होता है जिसको मन की शांति नहीं मिलती, पीस ऑफ माइंड नहीं होता है, और उसकी तलाश में निकल जाता है। तो एक जंगलों में उसी के राज्य में जाते हुए तो एक पत्थर मिलता है, और उस पत्थर के सामने उसको ऐसी अनुभूति होती है, डरावनी आवाज आती है उस पत्थर से, लेकिन वो आवाज सुनकर उसको ऐसी अनुभूति होती है कि उसको मातृत्व का अनुभव प्राप्त होता है, उसको पितृत्व का अनुभव प्राप्त होता है। और उसको खींचा चला जाता है, उसका तलवार वहीं पे गिर जाता है, और वो ऐसी मनोस्थिति को प्राप्त होता है जिसकी शायद वो तलाश कर रहा था। तो वो जो पत्थर होता है, पंजुर्ली देव जो वहां के लोकल डेटी होते हैं, उनकी मूर्ति होती है। तो वो राजा चाहता है कि जब इनके सामने रहने से इतनी शांति प्राप्त हुई, तो क्यों ना इनको अपने राज्य में ले चले, अपने महल में ले चले। तो पंजुर्ली देव बोलते हैं कि
ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, पर इसके बदले तुम क्या दोगे यहाँ के लोगों को। मतलब तो वो डील तय होती है कि जमीन जो वहां के लोग रह रहे होते हैं आदिवासी, उनको जमीन दे दी जाए, और पतंजलि देव उनको साथ जाते हैं और उनको पीस ऑफ माइंड देते हैं। तो बेसिकली ये देखा जाए कि यहाँ पे जो राजा होता है वो संरक्षण देता है वहां के लोगों को, और पतंजलि देव उनके साथ रहते हैं, उनको पीस ऑफ माइंड देते हैं। जब तक वो राजा इन आदिवासियों का संरक्षण करता है, आदिवासी मतलब आम जनता, वहां के समय जो राज्य में रहते थे वो अलग थी, लेकिन जो आदिवासी रहते थे वो मतलब एक सामान्य शहर से कटे हुए एक गांव के लोग, एक ट्राइब के लोग जो अन्य लोगों से अलग है। उनका मतलब राज्य में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, उनका ख्याल रखने का प्रॉमिस देकर पतंजलि देव उनके साथ जाते हैं। अब इस बात को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि इसका आधा जवाब अंत में पड़ा है, और यकीन मानिए अगर आपने अंत मिस कर दिया तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा बात, रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। ये आपने देखा होगा पिक्चर में जो शिवा हो, जो ऋषभ शेट्टी जी ने जिनका रोल किया है, कि वो अपने पिताजी का मजाक उड़ाता है कि क्या कोला डांस करता था, गायब तो हो गए, मिले नहीं, पता नहीं कैसा। मतलब वो जो कोला रिचुअल होता है उसके खिलाफ होता है, बोलता मैं नहीं करूंगा, मैं गायब हो जाऊंगा। पर आपने देखा कि पिक्चर में कई जगह दिखाया जाता है कि जब शिवा भटकता है तो उसके पिता या तो सपनों में आके या तो किसी ना किसी सिंबल्स या किसी ना किसी तरीके से उसको रास्ता दिखाते हैं, उसको आगाह करते हैं। अगर पिक्चर में देखा जाए तो शिवा का पिता नहीं है इस मूवी में, कहीं गायब है, लेकिन जरूरत पड़ने पे उसके सामने होता है, जरूरत पड़ने पे उसको आवाज देने आता है। और सच में देखा जाए तो कि जो आपके पिता या हमारे पिता या किसी के पिता पास होते हुए क्या पास हैं? क्या गायब नहीं हुए? अगर एक माता का रिलेशनशिप देखा जाए तो हम मम्मी से कुछ भी बातें कर सकते हैं और भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़े होते हैं, पिता के साथ भी होता है। लेकिन जब जिम्मेदारियां आती हैं तो पिता को गायब होना पड़ता है। और आपने देखा होगा शुरू में जब जो शिवा के पिता होते हैं वो कोला कर रहे होते हैं, और वो पिक्चर की शुरुआत में ही वो कोला करने के बाद जब वो राजा का वंशज जमीन मांगने वापस आता है तो उसको श्राप देके वो गायब हो जाते हैं। क्योंकि जो प्रोटेक्टर होता है हमारा, उसको हमारे बीच में रह के भी अनदेखा बनना पड़ता है। वो हमारे बीच में होगा पर हमें दिखाई नहीं देगा। ये जो सैक्रिफाइस है, ये जो उनको करना पड़ता है, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप देखें जो हमारे आर्मी के पर्सनल्स हैं, लेकिन वो कितने उनके परिवार वालों के साथ है, उनके परिवार वालों से दूर भी तो है, वो हैं लेकिन गायब ही है। और वो तो छोड़िए, कम से कम उनके बारे में हमको पता होता है। जो रॉकी एजेंट्स होते हैं, हो सकता है वो आपके आसपास हो, लेकिन कभी पता भी नहीं लगेगा कि किस तरीके से वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। वो हैं लेकिन गायब है। तो इस तरह जो शिवा का पिता होता है,
पूरी मूवी में नहीं दिखाया गया है कि है, लेकिन हर जगह दिखाया गया है कि वो है। तो रियलिटी में भी अगर भले ही किसी पिता और पुत्र, किसी फादर और सन के बीच में इमोशन का आदान प्रदान ना हो, लेकिन वो इतना स्ट्रांग होता है कि जब कभी किसी पुत्र का अगर पैर लड़खड़ाएगा ना, तो सबसे पहले हाथ देने वाला उसका पिता ही होगा, बोलेगा खड़ा हो, मेरा बेटा है, तो ऐसे नहीं गिर सकता है। मूवी के अंत में जब शिवा गिरा पड़ा होता है, तो आवाज देने उसका पिता ही आता है। तो इमोशंस का आदान प्रदान हो या ना हो, लेकिन हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए, ये कांतारा मूवी ने दिखाने की कोशिश की है। हमारे सामने दिखे या ना दिखे, हमें उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, ये कांतारा मूवी ने दिखाने की कोशिश की है। और जो भी हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपने आप को गायब कर दिया है आपके सामने से, चाहे पुलिस के लोग हो, आर्मी के लोग हो, चाहे गुप्तचर विभाग के लोग, हमारे सामने नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उनकी न जाने कितने त्याग की वजह से आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं, और शायद आप ये सुकून से वीडियो देख पा रहे हैं। कांतारा मूवी ने ये दिखाने की कोशिश। एक और मुद्दे पे आज मैं बोलना चाहूंगा, और इसके लिए शायद बहुत हिम्मत चाहिए, पर ये बोलना जरूरी है। कांतारा मूवी अब तक की सारी बॉलीवुड मूवियों से अलग क्यों है? कांतारा मूवी में सेक्सुअलिटी को एज इट इज दिखाया गया है, न कि ग्लैमराइज किया गया है। आप सारी बॉलीवुड मूवी उठा के देखो तो उसमें सेक्सुअलिटी को ग्लैमराइज करते हैं, और अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति ना होगी, इस सारी मूवी सेक्सुअलिटी के अराउंड घूमती रहती है उसकी। कांतारा में इसका मजाक उड़ाया गया है, इसको वही जगह दी गई है जो इसका वास्तव में जगह होना चाहिए। मैं बहुत लड़कों से मिला हूं, बहुत लड़कियों से मिला हूं, कोई लड़की बहुत खूबसूरत है, फिर भी उसके अंदर बोलती वो मेरे बाल घुंघराले होने चाहिए थे तो मैं ज्यादा अच्छी होती। कोई लड़की बहुत खूबसूरत है, पर बोलती हो थोड़ी सी और पतली होती तो ज्यादा अच्छा होता। कोई लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको मलाल है कि वो थोड़ी छोटी रह गई। कोई लड़की सांवली है, उसको मलाल हो गया कि काश वो गोरी हो जाती। लड़के सारे इस भ्रम में पड़े हैं, काश मेरे सिक्स पैक बन जाए। जिम में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, प्रोटीन का व्यापार चल रहा है। आने वाले समय में कोई इसका रिसर्च नहीं है कि जो प्रोटीन वो रोज खाते हैं आने वाले समय में उनके सेहत पे कितना प्रभाव डालने वाला है। आजकल जिम करने वाले बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, प्रोटीन ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल, तुम्हें सिक्स पैक होना चाहिए, देन यू आर बेस्ट। और मैं क्लास 6वीं में था, तब से शाहरुख खान साहब जी आते थे टीवी पे और बोलते थे हाई हैंडसम फेयर हैंडसम लगाओ और कंधा नहीं बंदा बन जाओ। बॉलीवुड ने सेक्सुअलिटी को ग्लैमराइज करके, ये आपके अंदर ख्याल आता कैसे है कि आपके बाल अच्छे होने चाहिए? आप खाना नहीं खा रहे हो इतनी अच्छी, मतलब अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हो क्योंकि थोड़ी सी मैं पतली हो जाऊं, भले से आपका वेट 42 किलो का हो, लेकिन मैं थोड़ी सी और पतली हो जाऊंगी तो ज्यादा सही रहूंगी। ये विचार कैसे उठे आपके अंदर? कभी आपने विचार किया इसके ऊपर? कोई बहुत खूबसूरत है लेकिन दांत उसके थोड़े से आगे निकल गए, पीछे निकल गए, उसको लेके पूरे जीवन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता।
दांत सीधे करवाने वाले बिजनेस चलते हैं। आपने सोचा कि ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ख्याल आपके अंदर आते क्यों हैं? ये टाला गया है इन पिक्चर और बॉलीवुड, जो सेक्सुअलिटी को ग्लैमराइज करके सबकॉन्शियस को इतना प्रभावित कर दिए कि आप जैसे हो अपने आप से खुश नहीं रह सकते। और इस कांतारा मूवी में सेक्सुअलिटी को वही जगह दी है जो होनी चाहिए। रंपा याद है आपको? बाल झड़े में उसके, तोंद निकली हुई है, कॉन्फिडेंट बनता, जीवन में खुश। उसको ये मतलब नहीं है कि मेरे सिक्स पैक बन जाए। तो ये बात मैं बोलना चाहता था। तो इस नजर से कांतारा ने सेक्सुअलिटी को जो मूवी में जगह दी है और जैसे उसका मजाक उड़ाया, जैसे उसको बोला कि डोंट टेक इट सीरियसली मैन, जो बॉलीवुड वाले पूरी मूवी बना देते हैं, इसी के अराउंड घूमती है सारी मूवी। इन दिस सेंस कांतारा हैव डन समथिंग रिवोल्यूशनरी, एंड इफ यू नॉट गोइंग टू थिंक लाइक दैट, देन बिलीव मी, ये सारा मार्केट इज गोइंग टू मेक यू फील इंफीरियर इन वट एवर पर्सपेक्टिव, वट एवर यू आर। अगर आप बेस्ट हो तो दूसरे पर्सपेक्टिव में आपको कमजोर बना देगा। ये सिर्फ थॉट्स डाल देगा आपके अंदर कि यू आर इंफीरियर। नाउ नेक्स्ट, जो एंडिंग द कोला डांस, आप सभी ने लोगों ने देखा होगा कि वो जो शिवा होता है, जो गोगिला के रूप में आता है, वो पुलिस वाले के पास जाता है और उसको उसका हाथ लेके अपने सीने पे लगा लेता है। और उसके बाद सारे लोग आते हैं, गांव के लोग, और सबका हाथ वो पकड़ के अपने सीने से लगा के वो खुश होकर सबको आशीर्वाद देता है। इसका मतलब क्या होगा आपने समझने की कोशिश की? अगर देखा जाए, जो मैं शुरू में आया था बोला था, हु इज द बेसिकली ओनर ऑफ द लैंड। जब वो शुरू में राजा प्रजा का ख्याल रखने को बोलता है तो पंजुर्ली देव उनके साथ चले जाते हैं, बोलते हैं आप ख्याल रखो। बट जब उसके वंशज लोगों को प्रताड़ित करने लगता है तो पंजुर्ली देव ही उसका आके संहार करते हैं। और इस जब प्रेजेंट टाइम में, जब जो प्रेजेंट वंशज होता है, जो आखिरी में लड़ाई होती है मूवी में, उसमें खुद दोबारा पंजुर्ली देव के जो रक्षक होते हैं, गोगिला देव, वो आकर फिर से उसको, जो प्रजा को प्रताड़ित कर रहा था, बदला लेते हैं। और फिर बाद में जो वो गोगिला पुलिस जो होता है ना, उसका हाथ लेके अपने सीने पे रखते हैं और डांस करते हैं। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं, पुलिस क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार। तो मतलब अब बोलना चाह रहे हैं कि सरकार, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूं कि इस पूरे प्रजा का ख्याल रखो। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी के तौर पे देखा जाए तो इस सरकार को प्रजा ने चूज की है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये नैतिक जिम्मेदारी देता हूं कि तुम इनका ख्याल रखो, और मुझे विश्वास है कि तुम इनका ख्याल रखोगे। क्योंकि उसके पहले एग्जाम्पल दे दिया, अगर नहीं रखोगे तो वही हस्ल होगा जो राजा के वंशजों का हुआ। तो बेसिकली इससे हमें सीख क्या मिलती है? आज पूरे विश्व में जो लड़ाई है, आज अगर इंडिया पाकिस्तान देख लें, चाइना इंडिया देख लें, यूक्रेन रसिया देख लें, अजरबैजान और आर्मेनिया देख लें, ताइवान चाइना देख लें, सबके बीच की लड़ाई है जमीन की लड़ाई। इस जमीन का मालिक कौन?
तरफ जो अगर देखे कि जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इस दुनिया का, इवन ये तो मैं देश की बात बोल दिया, भाइयों के बीच में लड़ाई होती है जमीन को लेकर। 20-20 साल से एक ही पिता के पैदाइश कोर्ट में लड़ रहे हैं एक छोटे से टुकड़े के जमीन के लिए। हु इज ओनर ऑफ द लैंड? तो ये मूवी बताती है कि ना राजा ओनर है, ना सरकार ओनर है, और ना वहां के रहने वाले लोग ओनर है। ओनर है तो ये बस प्रकृति, और उसको वही रिजवाइज कर सकता है जो उस प्रकृति का सम्मान करे, उसको वही जमीन को जो मां की तरह पूजेगा वही उसका ओनर है। पिक्चर में दिखाया गया कि हमेशा वो जो आदिवासी होते हैं उस जगह पे रहते हैं, और जो राजा होता है उसका ख्याल रखता है, तो उसको सपोर्ट दे दिया। तो ये सरकार जो अभी के समय है, अगर यहां के लोगों के हितों का, लोगों के ख्याल ना रख पाए, तो फिर ये ओनर हो ही नहीं सकते। तो पिक्चर में ये बताने की कोशिश की गई है कि इस जमीन के लिए लड़ो मत, असली ओनर तो मैं ही रहूंगी, तुम जमीन को नहीं बांट सकते। नेचर इज द होल सोल ओनर ऑफ दिस लैंड, बट if you are going to respect it, you can rejoice it, but don't claim over it. If you are going to take care of it, you can rejoice it. When you are going to claim, then there must going to be conflicts. जब जब आप किसी पे जमीन के हिस्से पर अधिकार जमाना कोशिश करेंगे, वहां से विवाद पैदा हो। तो क्या ही बताएं, ये सब छोटे मोटे कुछ मेरे अनुभव जो मैंने कंतारा देखने के बाद किया। और जाते जाते एक आखिरी बात, क्या कंतारा 2 आएगा? आएगा या नहीं आएगा? मुझे लगता है कि कंतारा 2 बेसिकली कंतारा 1 को एक्सप्लेन करने के लिए बनानी चाहिए, क्योंकि कंतारा 1 में इतने रहस्य हैं जो बस हमें एक अनुभव देके गए और बहुत सारे अनसुलझे सवाल छोड़ गए। कंतारा मूवी ने जो अनुभव दिया है शायद वो इतना इंपैक्टफुल था कि जो मूवी में हमें कुछ समझ में नहीं आया वो भी साइडलाइन रह गया, वो भी गायब हो गया। जैसे क्यों शिवा के पिता को गायब होना पड़ा, क्यों बाद में शिवा को भी गायब होना पड़ा, क्या देव का कंसेप्ट है? क्या इसको दिखा सकते हैं? ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर देव जो बन गया है, जैसे आर्मी के लोग या ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं रहते हैं, वो कहीं और ही रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। शायद उस अवस्था में आने के बाद, उस अवस्था में जब शरीर में गोगिला देव या पुंजरली देव जब समाहित हो गए हों, तो शायद उनको कहीं अलग रहना पड़ता हो। इस वजह से सबके सामने ना हो और शायद वो अदृश्य रह के दिखाई दे रहे हैं। और आखिरी में देखा होगा कि जब शिवा आखिरी लगभग मर चुका होता है, तो उसके बाद गोगिला देव उसके अंदर पधारते हैं। तो शायद ऐसा हो कि गोगिला देव अगर निकल जाए तो शिवा की मृत्यु हो जाए, लेकिन गोगिला देव हैं तो इसलिए अब सबके बीच में नहीं रह सकते। क्या कहानी रही होगी कि शायद जो शिवा के पिता भी हो, उनकी भी कुछ ऐसी कहानी रही हो, उनके समय भी ऐसा कुछ हुआ हो जिनकी वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जिससे उनको भी गायब रहना पड़ रहा। तो ये ढेर सारी कहानियां हैं जो
लिखी जा सकती हैं, जो बनाई जा सकती हैं, और कंतारा 2 के लिए बहुत स्कोप है। और एज ए राइटर मैं ऋषभ शेट्टी को बहुत एडमायर कर रहा हूं, और अगर उनको यह अतिशयोक्ति होगी, वैसे मैं बहुत छोटा इंसान हूं, पर उनको कंतारा 2 के लिए आइडिया चाहिए तो आई एम रेडी, एंड वी कैन मेक इट इवन मोर इम्पैक्टफुल, मोर अमेजिंग। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने नहीं देखा कंतारा नो तो जाके देख के आइए, और देख रखा है तो जाके इस वीडियो के बाद दोबारा देख के आइए, आपको कंतारा एक अलग नजरिए से दिखेगी। थैंक यू।